दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करी थी, जिसमें सबसे पहले हमने जाना कि गांव और मारवाड़ा के बीच में जब कभी लड़ाई होती थी तो किस तरीके से संवाद के जरिए उसको हल करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन कभी कभी ये संवाद भी काम नहीं आते थे। तब ऐसे में गांव वाले जो हैं सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कार को अंतिम हथियार के तौर पर महारों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। और एक बार विवाद जो है इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि महार जो है वो कोर्ट कचहरी तक मामले को लेकर जाते हैं। और ऐसे में एक चमत्कार से कम जो है वो घटना का जिक्र करते हैं कि कैसे एक नया तहसीलदार जो है वो ट्रांसफर होकर तालुके में आता है और वो पहले जाति से महार था, लेकिन बाद में उसने ईसाई धर्म अपना लिया और ईसाई धर्म अपनाने के बाद वे किसी के लिए भी अछूत नहीं रह गया। लेकिन चूंकि वो पहले महार था, उसे महारों की स्थिति का अंदाजा था, इसीलिए वो महारों को न्याय मिले इसके लिए फाइट बैक करता है। उसके बाद दया पवार जी ने एक अन्य इंटरेस्टिंग घटना का जिक्र किया कि गांव में जब भी कोई ढोर अर्थात पशु मरता था तो उसके मांस का बंटवारा जो है वो गुड़शा पद्धति के तहत होता था। और अंत में वे बताते हैं कि जब स्कूल में लंच ब्रेक में उनकी माँ जो चाणी अर्थात मांस के छोटे छोटे टुकड़े उन्हें भून कर देती थी, वे छुप छुप कर खाते थे। लेकिन एक ब्राह्मण सहपाठी एक दिन उनके पीछे पड़ जाता है और उस चाणी के टुकड़े को उन्हें उस ब्राह्मण सहपाठी को देना पड़ता है। और वहीं पर दया पवार जी के मन में ये ख्याल भी उठता है कि कहीं मेरे इस तरह इसको मांस का टुकड़ा खिला देने से ब्राह्मण अपवित्र न हो जाए। तो इससे पता चलता है कि ये जो छुआछात है ये हम लोगों को घरों से ही सिखाई जाती है। न केवल सवर्ण बालक इसे सीखते हैं बल्कि हम भी अपने बच्चों को ऐसा ही ट्रेंड करते हैं, उनको हमेशा कमतर रहना ही सिखाते हैं। वरना दया पवार जी के मन में ये बात कभी ना आती कि मांस का टुकड़ा खिला देने से ब्राह्मण अछूत हो जाएगा। इन सब चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। यस्कर पारी तो कई बार भीख लगती। अब ये यस्कर पारी क्या है उसे फुटनोट में दया पवार जी ने लिखा है, पहले उसे जान लेते हैं। यस्कर पारी का मतलब है गांव में चौकीदार, जिसे कुटवार भी कहा जाता है, के रूप में आने वाली बारी जिसमें हर घर उन लोगों को कुछ दान देता। मतलब चौकीदारी की एवज में पैसा ना देकर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान दे देता। परंतु उन दिनों गुलामों को गुलामगिरी का एहसास नहीं था, इसे वे अधिकार समझते। तो यहाँ पर बाबा साहब के शब्दों का बखूबी इस्तेमाल किया है। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वे अपनी बेड़ियां खुद ही काटने के लिए छटपटा उठेंगे। हर हफ्ते यस्कर पारी बदलती। गांव के मराठा मंडली के दो जबरदस्त गुट ठीक महारवाड़ा की तरह एक कुल के मराठे पवारों को यस्कर पारी बांटते तो दूसरे रूपवते को। तो आवारी और पापल जो दो मजबूत गुट थे गांव के, उसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत होगी। होली पर महार पहले अंगार किसे दें, इस बात को लेकर गांव में पापल और आवारी लोगों में भयंकर संघर्ष होता। तो ये जानकारी जो है मेरे लिए बिल्कुल अनोखी और नई है कि होली में अग्नि के लिए महारों के घर से जो है वो अंगार लाया जाता था। मेरे हिसाब से तो जहां तक मैंने देखा है अपनी कॉलोनीज वगैरह में, कॉलोनी सिस्टम में ही शुरू से रहे हैं, तो कॉलोनी में जो है या तो पंडित जी उसको देते थे या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कॉलोनी का जो होता था, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टाइप से, वही जो है होली का दहन किया करता था। लेकिन ये जानकारी बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। रोटी मांगने अक्सर स्त्रियां जाती। जिस घर में स्त्रियां न होती उस घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति झोली लेकर जाता। जाते समय वह हाथ में झुंझुने की लाठी ले जाना न भूलता। तो यहाँ पर मैं क्रिस्तोफ जाफरेलो के एपिसोड 9 का जिक्र कर देती हूँ, जिसमें जो है इस बात का जिक्र है कि जब भी कोई महार भाखरी अर्थात भीख मांगने जाता गांव वालों से तो किस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी, और गांव में घुसते ही उसकी सारी हेकड़ी जो है वो धराशायी हो जाती थी। तो यदि आपको इस बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्रिस्तोफ जाफरेलो का एपिसोड 9 देख सकते हैं। इस लकड़ी की भी महारों की एक परंपरा है। कोई कहता इस लकड़ी में पहले झंडा भी होता था। हम राज्य करता थे, युद्ध में हार गए। ये लोग यदि संगठित रहेंगे तो बहुत भारी पड़ेंगे। लकड़ियों सा फाड़ डालो इन्हें, हर गांव के प्रवेश द्वार पर टांग दो, इनके झंडे हथियार छीन लो और गुलामी की निशानी स्वरूप लाठी थमा दो। मतलब सवर्णों ने महारों को इस तरीके से गुलाम बनाया अपना। जो पहले राज किया करते थे कभी,
उनको मार पीट कर गुलामी की मानसिकता तक ये लोग लेकर आए। कहते हैं तब से महारों के हाथ में लाठी आ गई। बाद में मैं पढ़ लिख कर इन बातों के मर्म को समझने लगा। एक दिन बाबा साहब की एक किताब पढ़ने को मिली, शूद्र मूल रूप से कौन थे, हु वर शूद्रास। तब इस इतिहास की कुछ कड़ियां मुझे जुड़ती नजर आईं। पता नहीं लाठी हाथ में लेने वाले को इतिहास मालूम भी है या नहीं, परंतु भौंकते हुए कुत्तों को भगाने के लिए इसका अच्छा उपयोग होता। गांव में महारिन आई कि पक्की कोठियों में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। हमारी पारी आती तो मैं भी मां के साथ जाता। महारों को छाछ देना मराठा लोगों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। छाछ मांगने जाओ और बर्तन छिपाओ, ये कहावत भी प्रचलित थी। तब भी छोटा घड़ा ले जाते समय मैं बहुत झेपता था। स्कूल में मेरे दोस्त ना देख लें, इसका मैं विशेष ध्यान रखता था। गौतम बुद्ध के बेटे राहुल के हाथ में भिक्षा पात्र वाला चित्र याद आता है। उसकी माँ उसे बताती, बेटे चतुर्दिक कीर्ति वाला तेरा बाप इस शहर में आया है, उससे अपना उत्तराधिकार मांग। बाप यदि जिंदा भी होता तो छोटे से घड़े में क्या दान डालता। इस बात का शायद आपको आश्चर्य होगा, है ना। तो मतलब स्त्री के असंतोष को भी यहाँ पर बहुत बखूबी व्यक्त किया गया है कि बुद्ध जो है वो सारी दुनिया में तथागत के रूप से एक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी स्त्री और पुत्र के असंतोष का क्या। टोकरी में कभी भी ताजी रोटी न गिरती, हमेशा बासी रोटियां मिलती। कभी कभी तो उस पर सफेद झिल्लियां भी चढ़ी होती, मतलब फफूंद उठी हुई होती। शायद महारिन के लिए आले में रात में ही रोटी संभाल कर रख देते होंगे। एक आध उदार महिला अचार की फांक रख देती, तब सहज ही मुंह में पानी आ जाता। माँ दूर से दरवाजे से बड़ी दयनीय होकर कहती, रोटी दे माँ येरकरनी को। पर तीज त्योहारों में पूरन पोली अवश्य मिलती, सेव पपड़ियां मिलती तो पूछना ही क्या, बहुत खुशी होती। पारी आती तब महार लोगों के घर चूल्हा न जलता। एक घटना याद है, बाजरे के आटे का हलवा मिला, पर बाद में टोकरी से आंगन में ईंट पत्थर और मुरुम बिछाना पड़ा। तो चंद निवालों के बदले कितना भारी परिश्रम करवाया जाता था, ये आप सोचिए। पाड़वा के त्योहार से याद आया, गांव में घर घर इस त्योहार में झंडे फहराए जाते, तोरण लगाए जाते। शाम को मराठा लोगों के वीर निकलते। 10-12 साल के लड़कों को सजा धजा कर कंधे पर उठाया जाता। सब हनुमान के मंदिर के सामने मैदान में एकत्रित होते। सामने महार मंडली का बजनिया समूह। इस त्योहार में महारों को मुफ्त में बजाना चाहिए, ऐसी प्रथा थी। बैंड के सामने लेजिम की कतार। वीर ऊंची आवाज से जोर जोर से चिल्लाते, लेकिन महारों के लड़कों को इस खेल की अनुमति न होती। वे दूर खड़े होकर सिर्फ तमाशा ही देख सकते थे। किसी महार के लड़के के मन में लेजिम खेलने का जोश आता भी तो उसके हाथ में लेजिम देना पाप समझा जाता। हम महारवाड़ा के लड़के उदास हो जाते। गांव के मेले में दंगल का हंगामा रहता। मांगों की डफों की आवाज पर कुश्तियां होती। गांव गांव के पहलवान जमा होते। छोटे बच्चों की कुश्तियां रेवड़ियां मिठाइयों पर लगाई जाती। बाद में पैसे, नोट, जरी की पगड़ी, चांदी का कड़ा, ऐसे बढ़ते भाव से कुश्तियां होती। महार पहलवान कितना भी बलवान हो, उसे सवर्ण पहलवानों के साथ जोड़ करने की इजाजत नहीं थी। यदि कोई गलती से अखाड़े में उतर गया और बाद में बात खुल गई तो उसे मरते दम तक पीटते। इसलिए कोई भी महार इस झंझट में न पड़ता। महारों की कुश्ती सिर्फ उन्हीं की जाति वालों के साथ होती। तो पहले भी इस चीज का जिक्र आया था कि इनके जोर आजमाइश की जो है वो मनाही होती है कुश्ती में। इसलिए दया पवार जी के पिताजी अपने घर में ही एक अखाड़ा खोल देते हैं। तो वहां पर आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आए थे जो काफी हद तक बिल्कुल सही भी थे, लेकिन छुप छुपा के यदि किसी के मन में हिलोरें उठनी कि हम सवर्णों को पछाड़ने में सक्षम हैं और वह ऐसा कर देता तो उसको पीट पीट कर उसकी जान ले ली जाती और महारों को यह सबक सिखाने की कोशिश की जाती कि आइंदा इस तरह की धृष्टता वे ना करें। यह सब देखकर बचपन में ही मेरे भीतर से खेलने की सारी ऊर्जा कछुए सी अवयव सी आकुंचित हो जाती। मिट्टी का बर्तन जैसे रिसता है वैसे ही मेरा व्यक्तित्व भी रिसने लगा। महारों के लड़कों के साथ खेलने में मन ना लगता, किताबी कीड़ा होने लगा, पर तमाशा देखने में बड़ा मजा आता। सुबह पटेल के सामने तमाशगीरों की बारी आती। तमाशा भी महारों का या ठाकुरों का। थोड़े समय में जो तमाशा अपनी बानगी बताता उसे अधिक विदाई पुरस्कार मिलता।
मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कंपटीशन होता, गागर में सागर के तरीके से, कि थोड़े में अपनी बात जो है उसको पहुंचा दो। गांव का एक मेला याद आता है। वहां महार लड़कों को भोजन का आमंत्रण, 2 मील पीर की दरगाह थी, वह भी गांव के किनारे ही। खाने को मिलेगा इसलिए महारवाड़ा झुंड बनाकर वहां पहुंचता। महारों को मिट्टी के बर्तन में खाना दिया जाता, रोटी की जगह बाजरे की घुघरी। सवर्णों की पंगत उठने के बाद महारों के भोजन के लिए आवाज दी जाती। खूब तेज शोरबा, नाक मुंह से पानी बहने लगता। सू सू करते हुए हम बाजरे की घुघरी के साथ शोरबा सुड़कते। गलती से एक आध बोटी मिल गई तो ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती। सुबह बचा खुचा घर लाना कोई ना भूलता। गांव की मरी मां और मृसोबा की पूजा करने का मान महारों को मिलता। मृसोबा महारों सा बाहर ही रहता, गर्मी पानी झेलता हुआ। ये मृसोबा कौन है, ये प्रश्न यक्ष प्रश्न सा गूंजता रहता। तो यदि आप में से कोई इस चीज के जानकार हो कि मृसोबा क्या है महाराष्ट्र के साथी, तो मेरा भी मार्गदर्शन जरूर करें। इस आत्मकथा में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बाबत आप लोग मेरा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। गांव के लोगों को रंज हो इस प्रकार का एक खेल महारवाड़ा में खेला जाता, राय रंद का खेल। ये राय रंद ऊंट पर सवार हो साल में एक बार आते। इनकी विशेषता ये थी कि वे ना गांव में ठहरते ना गांव वालों का मनोरंजन ही करते, वे केवल महारों का मनोरंजन करते। अगेन ये भी एक नई जानकारी है। मुझे आज भी आश्चर्य होता है, जो महार गांव के अमीरों का मनोरंजन करते उनका भी मनोरंजन करने वाला कोई होता है। भारतीय समाज व्यवस्था की उलझी हुई बुनावट देखकर मेरी विचार शक्ति शून्य हो जाती है। इस तरह सबका अनजाने में एक पाला हुआ अहंकार राय रंद पंचायत में ही ठहरते। ऊंट पर उनकी सारी दुनिया, बाल बच्चे, खटिया, हुक्का, ढोलकी, इकतारा इत्यादि होता। ऊंट देखने वाले लड़कों की भी भीड़ जमा हो जाती। उस समय हमारा भाव 7वें आसमान पर। कभी कभी राय रंद हमें भी ऊंट पर बैठा कर सैर कराते। बचपन में देखा राय रंद याद है। सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी, उसका छोर, पीठ पर झूलता हुआ चांदी का मंडल लटका हुआ जैकेट, हृष्ट पुष्ट शरीर, घुमावदार नुकीली मूछें। बोलते समय भी उसकी आवाज में महारी डकार उभरती। अनेक गांव के नाम जबानी आते, बातों बातों में ही वे सबको मोह लेता। सुबह चौपाल में उसका खेल होता। महारों के अगुआ सामने बैठते और ये महारों का न्याय करते। इस कारण समाज में उनका अलग वजन था। राय रंद के हाथों में खाली नारियल, इसे वे रंगीन रुमाल में रखते। खाली नारियल में कौड़ियां। वे सुर ताल पर नाचते। नाचते समय बड़े तन्मय होकर कहते, तुमड़ी भर दे दो ना वो बाजी राव नाना। अगुओं के सर पर वे नारियल पटकते। गांव के अगुओं की वे तारीफ करते। उनकी भाषा में माधुर्य होता। शब्द संपत्ति की वे वर्षा करते। उनके लिए घर घर शिधा जमा किया जाता। तो ये शिधा क्या है ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, बड़ा देशज शब्द है। तो अगेन महाराष्ट्र के साथ ही मार्गदर्शन करें। गांव से विदा होते समय महार लोग नई पगड़ी देकर उन्हें खुश रखते। उन्हें दावत दी जाती। बाद में महार लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। उन्होंने सारी पुराने रीति रिवाज छोड़ दिए। मेरे सामने आज भी ये प्रश्न है कि उन दिनों महारों का मनोरंजन करने वाले राय रंद अब कहाँ गायब हो गए। आज दवाई के लिए भी गांव देहातों में राय रंद नहीं मिल पाते। इस प्रकार का गांव और ऐसा वह महारवाड़ा मेरे बचपन के मानस पटल पर चित्रों सा अंकित है। जितना बताऊं कम है। गांव में रहते हुए भी मैं बचपन से ही गांव से हमेशा कटा सा रहा। गांव में मेरी शिथिलता तालुके में आकर गायब हो गई। रोज सुबह शाम स्कूल के लिए 3 मील की परेड, 2-4 मराठों के लड़के हमारे साथ तालुके में पढ़ने जाते। ये स्कूल जाने वाली हमारी पहली पीढ़ी थी। महारवाड़े से मैं अकेला। गांव के मराठों के लड़के शारीरिक दृष्टि से मुझसे काफी बलवान। एक तो बाप बनने की उम्र जैसा दिखता, उसे दाढ़ी मूंछ तक निकल आई थी। मैं उनके बीच बड़ा मरियल सा था। इस कारण उनके साथ में बहुत दबकर रहता। अपने स्तर के अनुसार ही रहना चाहिए, ये बात मानो खून में ही रही हो। ये लड़के कभी भी समानता के आधार पर व्यवहार ना करते। उनकी नस नस में अपनी जाति का अहंकार फूटता। जाति के आधार पर यदि मेरा अपमान किया जाता
तो मेरा मन भीतर ही भीतर बारूद सा फटने लगता, परंतु मुंह से एक शब्द तक कहने की हिम्मत न होती। रास्ते में भी उनके साथ कभी ना चलता, आगे या पीछे अंतर रख कर चलता। स्कूल पहुंचने तक मेरा मन दूर आकाश में किसी पक्षी के पहाड़ की चोटी पर उड़ान भरने सा रोमांचित हो उठता। मुक्ति का आनंद मिलता। गांव के एक कमरे के स्कूल से ताल्लुके का स्कूल बहुत अच्छा था। बाल भारती पाठ में जैसा रहता है ठीक वैसा, छोटी छोटी नालियों की खपरेल, सामने छोटा सा मैदान, वट और नीम के वृक्षों की घनी छाया। मैंने 5वीं कक्षा में प्रवेश किया। हमारी कक्षा के लिए समुद्र नाम के मास्टर थे। काली टोपी, सफेद शुभ्र कपड़े, धोती और कुर्ता, बहुत गोरे, बहुत अच्छा हंसते। उनकी सोने की अंगूठी हमेशा मेरी आंखों में चमकती। गांव के स्कूल का पढ़ा होने के कारण एकदम पिछड़ा हुआ मैं ताल्लुके के स्कूल में 1-2 महीनों में ही आगे आने लगा। यदि पढ़ने लिखने का अवसर बराबरी का दिया जाए तो बहुत कुछ हम लोग भी करके दिखा सकते हैं, ऐसा दया पवार जी कह रहे हैं। सिर्फ एक मौका देने की जरूरत है हमें, और रिजर्वेशन जो है वही मौका है, वो भीख नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, वो एक छोटे से मौके भर का सवाल है बस। मेरा नंबर पहले 5 के अंदर। नंबर कटते तो देर से आने के लिए, गांव से कितना भी दौड़ता भागता आता पर एक आध दिन देरी हो ही जाती। प्रार्थना हाथ न लगती, बस इस कारण से मेरा नंबर नीचे खिसक जाता। समुद्र मास्टर मुझ पर बहुत खुश, सारी कक्षा के सामने खड़ा करके कहते, यह देखो महार का लड़का, कितना साफ सुथरा रहता है, कितना शुद्ध बोलता है, पढ़ाई में भी सबसे आगे है। दिन भर पंखों सा उड़ता। स्कूल छूटने पर गांव जाने की इच्छा न होती। गांव नरक सा लगने लगता। ऐसा लगता कि महारवाड़ा की दुनिया अपनी दुनिया नहीं। गांव में भी कदम कदम पर अपमान, तुच्छता, दम घुटने लगता। तालुके के स्कूल में ही मुझे अपने सही व्यक्तित्व की पहचान हुई। मुझ में कोई कमी नहीं। गांव के कांची हाउस से बाहर निकलना ही चाहिए। वही बात कि गुलाम को अपनी गुलामी का एहसास करा दो तो वो बेड़ियां तोड़ने के लिए छटपटाने लगेगा, और वही छटपटाहट जो है इस वक्त दया पवार जी के मन में रही होगी। उसके लिए पढ़ना जरूरी है। शहर के ब्राह्मणों के लड़कों को भी पढ़ाई में पीछे छोड़ सकता हूं, यह एहसास मुझे भी आश्चर्य में डाल देता। तो ऐसा ही एक वाकया मेरी असल जिंदगी का भी है। 12वीं पास करने के बाद हमारे घर का भी माहौल यही था। पापा ने हमेशा यही कहा कि सवर्ण जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हम उनको compete नहीं कर सकते। लेकिन जब 12वीं का रिजल्ट आया तो अच्छे अच्छे मेरे सामने नहीं टिक सके। जब यूनिवर्सिटी में, उन दिनों यूनिवर्सिटी में एक कॉमन फॉर्म भरा जाता था और उसमें आपकी प्रायोरिटीज रखी जाती थी। मैंने हिंदू कॉलेज भरा था प्रायोरिटी पर, लेकिन मुझे हिंदू कॉलेज में ना देकर विमेंस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, जिसकी जो है डॉक्टर ऋतु जहां संघर्ष कर रही हैं उसकी प्रिंसिपल के खिलाफ, वहां मुझे एडमिशन के लिए पटक दिया गया। और वो भी इंग्लिश ऑनर्स में नहीं, पास कोर्स में मेरा नंबर डाला गया, जबकि मैं एलिजिबल थी इंग्लिश ऑनर्स के लिए। इंग्लिश ऑनर्स के रिक्वायरमेंट थी कि इंग्लिश में खाली 60% नंबर हो और पूरा रिजल्ट जो है वो 55% से ऊपर हो। और मेरी परसेंटेज थी टोटल 67% और इंग्लिश में 71% मार्क्स। तो अपर कास्ट की लड़कियां भी मुझे compete नहीं कर रही थी, लेकिन बावजूद उसके मेरा एडमिशन जनेऊ लीला के चलते नहीं किया गया। और रोष में आके जब मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, मिसेस सेठ करके कोई थी उस टाइम, उनसे जब मैंने अपना फॉर्म वापस मांगा तो उन्होंने मुट्ठी में उसको मजबूती से पकड़ लिया और मुझे फॉर्म नहीं दे रही थी। जोर जबरदस्ती से जब मैंने फॉर्म खींचा तो आधा फॉर्म फटकर मेरे हाथ में आ गया, आधा उन्हीं के हाथ में रह गया, जिसे देखकर मेरे पेरेंट्स बड़े घबरा गए थे मेरा ऐसा रूप देखकर। उन्होंने जबरदस्ती मेरा एडमिशन जो है, बोला कि आप पास कोर्स में पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद हम जाके यूनिवर्सिटी में चैलेंज करेंगे इस चीज को। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पर पता चला, उन लोगों ने कहा कि आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। एडमिशन लेने के बाद बात हमारे हाथ से निकल गई है। एडमिशन नहीं लिया होता तो आप चैलेंज कर सकते थे, लेकिन एडमिशन लेने के बाद चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह का मेरा अपना रियल लाइफ इंसिडेंस है। बात 1992 की है। उसी साल मैंने 12th की थी और उसी साल मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। खैर, मुझे हिंदू कॉलेज में आना ही था, तब नहीं तो अब से ही। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
कक्षा के दूसरे लड़कों से कबड्डी भी बहुत अच्छी तरह खेलता। लड़के कहते शायद इसके शरीर पर सूअर की चमड़ी जमी हो। अपमान करने के लिए लड़कों का घेरा तोड़कर मछली सा सर्र से बाहर निकल जाता। इसी बीच नाटकों में भी काम करने का भूत सवार हो गया। इस खाली गिलास में तुम्हें क्या दिखता है? एकच प्याला नाटक का ये संवाद मुझे याद था। नशाबंदी सप्ताह में मैं ये संवाद चौराहों पर बेझिझक बोलता रहता। एक बार 15 अगस्त को चौक में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मैंने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। भीड़ में दादा जावजी बुआ थे। स्टेज के नीचे उतरते ही उन्होंने मुझे बड़ी गर्व से छाती से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू लुढ़क पड़े। मां का वैधव्य सार्थक हो गया। इस इतने हृदय स्पर्शी बात को पढ़ते वक्त मेरा एकदम रोंगटे खड़े हो गए हैं खुशी के मारे। कि कितनी कठिनाइयों से एक स्त्री ने, जिसके लिए पढ़ने लिखने की मनाही हो, उसमें भी उसने सारी विपरीत परिस्थितियों में अपने बेटे को पढ़ाने का निर्णय लिया और फाइनली वो निर्णय सार्थक करके दिखाया उसके बेटे ने। उसके ये उद्गार थे, आज तुम्हारा बाप ये सब देखने के लिए जीवित होना चाहिए था। ऐसा भी कहा उन्होंने गांव में मेरी बहुत तारीफ करी। अब विधवा के अनाथ बेटे की अपेक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। महारवाड़ा के दूसरे लड़के भी आदर से देखने लगे। उस समय मेरी पोशाक बड़ी मजेदार थी। सिर पर सफेद टोपी, सफेद नेहरू कुर्ता, पैरों में चप्पल। देहात में स्त्री कहाँ थी, मतलब कपड़े प्रेस करने की। लोटे में अंगारे डालता और कपड़ों पर घुमाता। कपड़े ज्यादा थे ही नहीं, उन्हीं को धोकर पहनता। रात में सोते समय क्रीज ना बिगड़ जाए इसलिए कपड़े सिरहाने रखकर सोता। उन दिनों स्कूल की ओर से बहुत अधिक प्रभात फेरियां निकलती घोषणा करने में। मैं सबसे आगे रहता। घोषणा करते समय सारा शरीर तन जाता। रोम रोम में चेतना का संचार होता। गांव में मराठों के लड़के पीछे पड़ जाते। वे बहुत ईर्ष्या करते। दोपहर में हम नदी पर खाना खाने जाते। भोजन के लिए भी उनसे अलग दूरी पर बैठना पड़ता, पर उनकी दृष्टि में मैं अब भी अछूत था। कभी कभी वे चटनी अचार देते पर मेरी रोटी कभी ना खाते। धीरे धीरे मैं उनका साथ टालने लगा। ताल्लुके के सवर्ण लड़कों से दोस्ती जोड़ने लगा। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग घटनाओं का जिक्र है जिसे आपको समझना जरूर चाहिए और लगातार मंथन करना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में भी मेरा मार्गदर्शन भी करना चाहिए कुछ देशज शब्दों को लेकर। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम विराम देते हैं और मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन यदि ये एपिसोड्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो इन्हें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना ना भूलें। इस सारी इंटरेस्टिंग बातों को दूसरों को भी जानने में मदद कीजिए शेयर करके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।